कहते हैं ना, लाइक फादर लाइक सन। सीजेआई चंद्रचूड़ के बेटे अभिनव चंद्रचूड़ का 2020 में मुंबई कलेक्टिव में दिया गया ये भाषण सीएए के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने कहा कि सीएए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, इस वक्त बहुत वायरल हो रहा है। Citizenship Amendment Act as it stands today is unconstitutional. मोदी सरकार ने जहां सीएए पर आप लोगों के सामने फिर एक शिगुफा छोड़ा और सीएए का जिन एक बार फिर से बाहर निकाला, हमने कहा था हम सीएए लाएंगे। वहीं पर ये स्पीच जो वायरल होती है उस दौरान जब देश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो अभिनव चंद्रचूड़ के ही पिता डीवाई चंद्रचूड़ हैं। पूरा भाषण आप सुनिएगा एक एक करके, कैसे उनकी कई सारी दलीलों पर जो उन्होंने अपने भाषण में दिया। Let me ask you this question. What if you're an orphan? What if you are a transgendered person? तालियां बजती रहीं। Transgendered people are abandoned. तो वो कहते हैं कि सीएए जो आज की शक्ल में है वो असंवैधानिक है, क्योंकि हमारे संविधान में आर्टिकल 14 सिर्फ हर नागरिक को ही नहीं बल्कि हर इंसान को भारतीय सीमाओं में समानता का अधिकार देता है। That the Citizenship Amendment Act as it stands today is unconstitutional because of Article 14 of the Indian Constitution, which grants to every person, not merely every citizen, the right to equality and the equal protection of the laws within the territories of India. कई सारी वजह उन्होंने एक एक करके बताई, जिसमें से पहली वजह बताई कि ये कानून कुछ धार्मिक श्रेणियों को बाहर रखता है, जैसे कि यहूदी। ये कानून यहूदियों को बाहर रखता है। I'm not able to understand why Jews have been left out from the Citizenship Amendment Act. अभिनव चंद्रचूड़ कहते हैं कि सोशल मीडिया पर जब उन्होंने इस पर एक आर्टिकल पोस्ट किया तो किसी ने कहा यहूदियों के पास इजराइल है, तो उनका जवाब सुनिए। And on social media, when I posted a paper that I had written, somebody said, well, Jews have Israel. Okay? But we have one of my very good friends is a Jew in Calcutta. Jews also have India. And if Jews have Israel, then Christians and Buddhists have their own countries too. We've included Christians and Buddhists, but we've left out Jews. That doesn't make sense to me. वो कहते हैं यहूदी तो भारत में भी हैं, जैसे मेरा यहूदी दोस्त जो कलकत्ता में रहता है। ऐसे तो फिर ईसाई और बौद्ध के पास भी अपने देश हैं, लेकिन इस कानून में हमने उन्हें तो शामिल किया हुआ है। तो यहूदियों को किस आधार पर छोड़ा है, ये बात समझ नहीं आती। What about Baha'is? Baha'is have no country of their own. We've left out Baha'is. आगे अभिनव चंद्रचूड़ जिक्र करते हैं बहाई का, जिनका तो अपना कोई देश ही नहीं है, पर हमने इस कानून में उन्हें भी शामिल नहीं किया है। इस कानून में उन्हें भी बाहर रखा गया है जो नास्तिक हैं, मतलब जो ये मानते हैं कि कोई भगवान है ही नहीं। You've left out atheists, people who believe that there is no God. और ये बोलते ही देखिए कैसे वहां पर हॉल में तेज तालियां बजने लगी। You've left out atheists, people who believe that there is no God. आपने उन मुसलमानों को भी छोड़ दिया है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में भी अल्पसंख्यक हैं, जैसे अहमदिया और हजारे। You've left out categories of Muslims who may be considered minorities in countries like Pakistan and Bangladesh, categories like Ahmadiyas or Hazares. अभिनव चंद्रचूड़ कहते हैं कि जो लोग ये दलील देते हैं कि कई देशों के अपने एस्टैब्लिश रिलीजन हैं, तो उसके जवाब में यूनाइटेड किंगडम का हवाला देकर वो कहते हैं कि जरूरी थोड़ी है कि किसी देश का एस्टैब्लिश रिलीजन है तो वो धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। There are religious groups that have been excluded, and it's no answer to say that well, religion is established in these countries, because I'd like to remind all of you today that there are other countries where religions are established. Has anyone heard of the United Kingdom? अभिनव का सवाल है, आपने देश के आसपास के पड़ोसी देशों को छोड़ दिया है, क्यों? पता नहीं। You've left out other countries in India's neighborhood. सीए कानून में सबसे बड़ी त्रुटि अभिनव चंद्रचूड़ आगे बताते हैं वो ये कि अगर किसी को नेचुरलाइजेशन से नागरिकता लेनी हो भारत की तो उसे 11 साल इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो सीए के अंतर्गत आता है तो 5 साल में ही नागरिकता ले जाएगा। What really perplexes me is, and this is something, one of the other reasons why one could argue that it's unconstitutional, is that the residence requirement in India is reduced by the Citizenship Amendment Act. So anyone else who wants to apply to be a citizen by naturalization has to reside in India for 11 years. But for somebody who falls within the Citizenship Amendment Act, the residence requirement is only 5 years. समझ नहीं आया आपको तो पारसी का उदाहरण देकर उन्होंने जो समझाया वो सुनिए। Now what really perplexes me is that look how this applies to the group that we all know as Parsis. Parsis originally fled Iran. There are still Parsis who live in Iran under circumstances that one might consider to be very repressive. A Parsi who flees religious persecution in Iran and comes to India has to wait 11 years to be naturalized as a citizen. But a Parsi who flees
religious persecution in Afghanistan has to wait in India for only 5 years to be a naturalized citizen. That doesn't make any sense to me. वो आगे कहते हैं कि ये सीएए असंवैधानिक क्यों लगता है, उसमें एक कारण इसकी कट ऑफ डेट है। कट ऑफ डेट है 31 दिसंबर 2014, यानी आम चुनावों से पहले अगर मैं 18 साल से एक दिन भी छोटा हूं तो मैं वोट नहीं कर सकता। और इसी तरह आप शादी भी एक उम्र से पहले ही नहीं कर सकते, आप शराब भी एक उम्र से पहले नहीं पी सकते। और ये सब बातें बोलते हुए आगे वो कहते हैं लेकिन इस कानून को मानवता के पैमाने पर नहीं बनाया गया है, जिसके बाद फिर बजी तालियां। There are other reasons why one could argue that the Citizenship Amendment Act is unconstitutional. One is the cutoff date. The cutoff date is 31st December 2014. So if you suffer religious persecution before 31st December 2014, but you come to India on the 1st of January 2015, then you are not entitled to the protections of the Citizenship Amendment Act. Now look, I must point out that bright line rules are imposed by the law. For example, you can vote at the age of 18. So if I'm a day younger than 18 before the general elections, I'm not entitled to vote. Similarly, you are entitled to marry at a certain age, you're entitled to drink alcohol at a certain age. The law does impose bright line rules. But here the bright line rule that has been imposed seems to undermine the ostensibly humanitarian objective of the law, which is that if you want to... आगे अभिनव चंद्रचूड़ बहुत बड़ी बात कहते हैं जिससे इस सीएए कानून की पोल खुलती नजर आती है। एक तरफ आप चाहते हैं उन्हें सुरक्षा देना जिन्हें अपने देश में धर्म के नाम पर अत्याचार सहना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ आप 31 दिसंबर 2014 को ऐसे लोगों के लिए दरवाजे क्यों बंद कर रहे हैं? If you want to protect people who've been persecuted on account of their religion, then why close the doors on 31st December 2014? आगे अभिनव चंद्रचूड़ ने जो सवाल पूछे उस पर फिर से तालियां बजी। उनका सवाल यह है कि क्या हो अगर आप एक अनाथ हैं, क्या हो अगर आप ट्रांसजेंडर हैं? You're an orphan born after 1987 or an orphan born after 2004. You have to prove that your parents are citizens and you don't even know who they are. What if you are a transgendered person, and very often in India, transgendered people are abandoned. Transgendered people are abandoned at birth. Again, you don't know who your parents are. How do you establish that your parents were Indian citizens? है ना एक वाजिब सवाल। अभिनव चंद्रचूड़ आगे एक श्रेणी का जिक्र करते हैं जो यूएस में होती है जिसे कहते हैं ड्रीमर्स। Apart from that, let me tell you about a category that in the US would be referred to as dreamers. आगे उदाहरण उन बच्चों का रखते हैं अभिनव चंद्रचूड़ जो भारत में पैदा नहीं हुए पर अपने माता पिता के साथ भारत तब आए जब वो 2 या 3 साल की उम्र के होंगे। फिर अगर आपके माता पिता इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके आ जाते हैं तो आपकी गलती नहीं है ना? ये सवाल, इसका जवाब कोई देगा? Let's assume that you are actually an illegal, you know who your parents are. Your parents are both illegal Bangladeshi immigrants in India. They both came to India, they crossed the border illegally, they came and they settled down in Maharashtra, and you were born in Maharashtra. Now I ask you a question. Is it the fault of that child being born in India? Is being born a crime? Now that child did not come here illegally. That child has only known India as his or her homeland. Is it fair to now deport that person to a country that that person has never known, or to jail that person simply for the crime of being born in India? ये सीए कानून ड्रीमर्स के साथ बहुत सख्त व्यवहार करता है जो सही नहीं है, अभिनव चंद्रचूड़ ये बात कहते हैं। But the law tends to operate harshly against dreamers. इस वक्त सीए का शिगुफा, सीए का जिन जब आप लोगों के सामने खोल दिया गया है। कई लोगों का तो ये कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर जिस तरह की रूलिंग आने वाली थी उसका इंतजार किया जा रहा था और जैसे ही वो आया तो फिर पूरा ध्यान भटकाने के लिए सीए का जिन आप लोगों के सामने लाकर रख दिया गया ताकि पूरा नैरेटिव गोदी मीडिया में भी पूरे दिन डिस्कशन सिर्फ सीए पर होता रहे। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर जो फजीहत सरकार की हो रही है और जिस तरह की जवाबदेही एसबीआई को भी देनी पड़ रही है वो सारी बातों पर आप लोगों का ध्यान ना जाए। लेकिन इसी समय पर एक बार फिर 2020 का यानी 4 साल पुराना जब पहली बार सीए का जिक्र किया था सरकार ने कानून लाने को लेकर, उस समय पर जो एक स्पीच अभिनव चंद्रचूड़ ने दी थी वो आज सबसे ज्यादा वायरल हो रही है। ऐसे दौर में जब हम लगातार सुप्रीम कोर्ट में उनके पिता सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को सरकार से सही और वाजिब सवाल पूछते हुए देख रहे हैं, वहीं पर उनके बेटे ने भी एक वकील होने के नाते सही दलीलों के साथ देश के सामने ये बात रखी कि आखिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट असंवैधानिक क्यों लगता है। सत्यमेव जयते।